हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग एंड मॉड्यूल कोड M2R4 इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन। इन दोनों मॉड्यूल्स के जनवरी 2021 में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज कल आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इन क्वेश्चंस को देख के जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल कोड M2R5 के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका MCQ से 1.1। देखो, डैश टैग्स इज़ यूज टू मार्क अ बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ की बिगनिंग करने के लिए HTML में हम किस टैग का यूज़ करते हैं? TD, BR, P या फिर TR। तो पैराग्राफ के लिए हम यूज़ करते हैं P टैग का। ठीक है, कैपिटल P भी हो सकता है और स्मॉल p भी हो सकता है बिकॉज HTML इज़ अ केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.2। देखो, करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। ठीक है, लार्जेस्ट हेडिंग के लिए सही HTML टैग कौन सा होगा? तो इसमें आपके ऑप्शंस है हेड, H6, हेडिंग या फिर H1। तो देखो, H1 से लेकर H6 तक हमारे पास HTML में 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 से लेकर आपके H6 तक टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। इसमें सबसे लार्जेस्ट आपका होता है H1 और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है आपकी H6। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है लार्जेस्ट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे 1.3 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंटेनर टैग। तो यहाँ पे आपसे कंटेनर टैग के बारे में पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पे बॉडी और सेलेक्ट दोनों ही आपके कंटेनर टैग्स के अंदर आते हैं, लेकिन इनपुट आपका कंटेनर टैग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड B इज़ करेक्ट। कंटेनर टैग्स क्या होते हैं, एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाके M2R5 की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे आते हैं 1.4। द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड द hrefd URL। वो एट्रीब्यूट जो आपके करंट डॉक्यूमेंट और आपके हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट वाले URL डॉक्यूमेंट पे के बीच में रिलेशन को बताता है, उसे क्या बोलेंगे? रेल, URL, रेव या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेव एट्रीब्यूट। ये एक एट्रीब्यूट है जो आपके करंट डॉक्यूमेंट को और आपके हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.5। DT टैग इज डिज़ाइंड टू फिट अ सिंगल लाइन ऑफ आवर वेब पेज। DT टैग का इस्तेमाल करके आप सिंगल लाइन को वेब पेज में फिट कर सकते हो, लेकिन DD टैग का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो? लाइन ऑफ टेक्स्ट कर सकते हो, फुल पैराग्राफ कर सकते हो, वर्ड कर सकते हो या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, फुल पैराग्राफ। DD टैग का इस्तेमाल करके आप फुल पैराग्राफ, इमेजेस एक्सेट्रा अपने वेब पेज में डाल सकते हो। ठीक है, तो फुल पैराग्राफ को डालने के लिए आपको DD और इमेजेस के लिए भी आपको DD टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इज 1.6। देखो, करेक्टर इनकोडिंग इज, करेक्टर इनकोडिंग किसे कहते हैं? मेथड यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन अ करेक्टर्स। उस मेथड को जिससे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो करेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट इज मेथड यूज टू रिप्रेजेंट करेक्टर इन अ नंबर। जिस मेथड से आप करेक्टर को नंबर में रिप्रेजेंट करते हो, या फिर अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द कोड विच पेयर्स ईच करेक्टर विद अ पैटर्न सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स और इलेक्ट्रिकल पल्स इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट डेटा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। एक ऐसा मेथड जिसका इस्तेमाल करके आप रिप्रेजेंट करते हो करेक्टर को नंबर में। ठीक है, तो आप जानते हो HTML में हम यूज़ करते हैं करेक्टर इनकोडिंग को, और कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, मेटा कैर सेट
इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर UTF-8। तो यहाँ पे UTF-8 जो आपकी है वो एक टाइप ऑफ करेक्टर इनकोडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.7, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। सबसे आसान क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर क्या होगा, हाइफिनेशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज या फिर हाइफिनेशन टेक्स्ट मार्किंग लैंग्वेज। तो सब जानते हैं इसका आंसर क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे क्या होता है, आपके जो वेब पेजेस हैं वो क्रिएट होते हैं, लेकिन कौन से वाले, स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज 1.8 क्वेश्चन, अ मच बेटर अप्रोच टू इस्टेब्लिश द बेस URL इज टू यूज़। अगर आपको बेस URL को बनाना है तो इसके लिए आप किस पर्टिकुलर एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, बेस एलिमेंट का, हेड एलिमेंट का, बोथ A एंड B का, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। 1.8 का आंसर क्या है आपका, बेस एलिमेंट। बेस एलिमेंट एक क्या है आपका, मच बेटर अप्रोच है किसी भी बेस URL को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.9, द टैग यूज टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट आइटम एंड ऑल्सो इंक्लूड अ हाइपर लिंक। देखो आप जानते हो लिस्ट आइटम की यहाँ बात हो रही है, तो अगर बात करूँ ऑर्डर्ड लिस्ट की जो आप यूज़ करते हो OL टैग के साथ, और अगर हम बात करें UL की अनऑर्डर्ड लिस्ट, दोनों ही लिस्ट में हमें आइटम को ऐड करने के लिए LI टैग की रिक्वायरमेंट रहती है, और LI टैग आपका न्यू लिस्ट आइटम होता है और इसके अंदर क्या होता है, हाइपर लिंक भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर A LI टैग, ठीक है। 1.10 दिखते हैं क्या है, एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन इज कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ ग्राफिक जो किसी दूसरे हॉट जोन में इंक्लूड नहीं है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डिफ़ॉल्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे देखो सारे आपके ट्रू फॉल्स जो हैं वो आपके CSS चैप्टर पे ही बेस्ड हैं, तो आपके CSS चैप्टर से ही आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स से 10 नंबर मिलने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका CSS चैप्टर। CSS से ही अकेले 10 नंबर यहीं पे आ गए आपके, ठीक है, ट्रू फॉल्स में ही। अब देखो 2.1 क्या है, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, बिल्कुल ट्रू है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने HTML पेजेस पे स्टाइलिंग को ऐड करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज CSS कैन बी यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स। CSS को आप किसी भी काइंड ऑफ XML डॉक्यूमेंट के साथ यूज़ कर सकते हो, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। और यहाँ पे XML की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट 2.3, अ CSS रूल सेट कंटेन्स अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। आप जानते हैं इस तरीके से हमारा सिंटेक्स होता है, पहले लिखते हैं सेलेक्टर, फिर लिखते हैं करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी ऐसे करके, यहाँ उसकी वैल्यू, सेमीकोलन प्रॉपर्टी वैल्यू, और फिर सेमीकोलन, और इस ब्रैकेट को करते हैं बंद। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक। बाहर आपका सिलेक्टर होता है, अंदर उसके प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ के पेयर होते हैं। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज CSS एलिमेंट सेलेक्टर इज़ अ टाइप ऑफ सेलेक्टर इन CSS। तो बिल्कुल ठीक बात है, CSS एलिमेंट सेलेक्टर एक टाइप का सेलेक्टर होता है CSS में। CSS में टोटल कितने टाइप के सिलेक्टर होते हैं, इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में। मैंने M2R5 के जो डिस्क्रिप्टिव पेपर करवाया था आपको जनवरी 2021 का, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसमें मैंने आपको CSS के सेलेक्टर सारे पढ़ाए थे विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कितने CSS के सेलेक्टर्स होते हैं, और अगर आपको उनका नाम पता है तो आप उन्हें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, हालांकि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट इज 2.5, द यूनिवर्सल सेलेक्टर इज़ नेवर यूज्ड एज अ वाइल्ड कार्ड करेक्टर। तो ये आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पे नेवर नहीं आएगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर बेसिकली क्या होता है कि सारे सेलेक्टर्स के ऊपर आप एक ही साथ क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग लगा सकते हो। तो उसके लिए आप वाइल्ड कार्ड करेक्टर जो आपका होता है स्टार, उसका यूज़ करते हो। तो यहाँ पे नेवर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है, ठीक है।
नेक्स्ट इज द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द डिफरेंट स्टाइल डेफिनेशन। ग्रुपिंग सेलेक्टर का इस्तेमाल करके हम सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर पाएंगे और उनको डिफरेंट स्टाइल डेफिनेशन दे पाएंगे। तो ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज हम उन्हें डिफरेंट स्टाइल नहीं देते, हम उन्हें सेम स्टाइल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ID selector selects the ID attribute of an HTML element to select a specific element। तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ID selector का इस्तेमाल करके हम स्पेसिफिक एलिमेंट को ही सिलेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज हर एक HTML एलिमेंट की यूनिक ID होती है। जैसे आप लोगों के पास अपनी यूनिक ID आधार कार्ड होता है ना, ऐसे ही HTML एलिमेंट की यूनिक ID होती है। और ID एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ही सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। Inline CSS is used to apply CSS on the multiple lines और elements। Inline CSS का इस्तेमाल करके आप multiple lines और elements पे CSS अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या है, आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। CSS जो आपकी होती है वो 3 टाइप की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने आपको पढ़ाया है इन डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप इनलाइन CSS का इस्तेमाल करके मल्टीपल लाइंस पे CSS को लगा सकते हो। तो ये फॉल्स क्यों हो गया, बिकॉज आप मल्टीपल पे नहीं, ओनली सिंगल पे लगा सकते हो। ठीक है, इनलाइन जो होता है वो सिंगल एलिमेंट के लिए ही होता है, आप सिंगल एलिमेंट पे ही लगा सकते हो CSS, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज 2.9 द इंटरनल स्टाइल शीट इज़ यूज टू ऐड मल्टीपल स्टाइल्स फॉर मोर देन वन डॉक्यूमेंट। देखो, द इंटरनल स्टाइल शीट, इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, एक डॉक्यूमेंट पे आप लगा सकते हो स्टाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक डॉक्यूमेंट पे मल्टीपल स्टाइल्स लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन वन डॉक्यूमेंट, तो ये गलत है। आप सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हो इंटरनल स्टाइल शीट का इस्तेमाल करके। ठीक है, मतलब एक वेब पेज पे आप लगा सकते हो, पूरी वेबसाइट के लिए आप हर पेज के लिए वो स्टाइल शीट यूज़ नहीं कर सकते, हैंस इट इज़ false statement। Last is 2.10 the external style sheet facilitates one to change the look of the entire website by changing just one file। तो ये आपका ट्रू है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है, आप एक्सटर्नली एक फ़ाइल बनाते हो जिसके अंदर आप अपनी स्टाइलिंग लिखते हो CSS की, और उस फाइल को सेव करते हो .css एक्सटेंशन के साथ, और फिर उस फाइल का लिंक आप इंक्लूड करते हो अपने HTML पेजेस के अंदर, जिससे क्या होता है कि आपके हर एक पेज में स्टाइलिंग लग जाती है। और अगर आपको स्टाइलिंग चेंज करनी है, लुक चेंज करना है, तो आपको सिर्फ वो सिंगल फाइल में चेंज करना है। तो हैंस ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो सबसे बेटर कौन सी होती है, आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। इसमें देखते हैं कैसे आपके क्वेश्चन आए थे। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। देखो 3.1 H1 से H6 क्या है, तो आप सब लोग जानते हो H1 से H6 क्या है, आपकी हेडिंग्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल जो होती है आपकी, उसे हम सेव करते हैं .js एक्सटेंशन से। और आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को अगर आप HTML में डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट। जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट डबल फॉरवर्ड स्लैश, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर E इज़ करेक्ट। आप देख रहे हो, यही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखा ट्रू फॉल्स में, और यही आपको नीचे मिल गया। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल 3.6। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल भी हो सकते हैं और ग्लोबल भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर G इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट के अंदर ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो डिक्लेयर्ड होते हैं आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और जो फंक्शन के अंदर होते हैं उन्हें बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर I इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज XML। तो XML की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर J इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट।
जावास्क्रिप्ट क्या होती है? आपकी डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एफ इज़ करेक्ट। और ये आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जो आपके ब्राउज़र पे क्या होती है? इंटरप्रेट होती है। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपकी स्विच स्टेटमेंट क्या करती है? टू एग्जीक्यूट द वन कोड फ्रॉम द मल्टीपल एक्सप्रेशन। बहुत सारे एक्सप्रेशंस में से सिर्फ एक कोड को वो एग्जीक्यूट करती है अकॉर्डिंग टू द मैच्ड कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशन मैच कर जाएगी उसका वो स्टेटमेंट्स जो है उन्हें एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशन होते हैं, अलग अलग केस होते हैं, और हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे आपके मैचिंग को भी कवर अप कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अक्सर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सको और आपके क्वेश्चन गलत हो पाए, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है अपने राइट आंसर्स पे और ट्राई करना है कि आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओ। बिकॉज मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके सामने आंसर्स होते हैं, आपको बस ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है उस चीज़ का तो आप डेफिनेटली उसका आंसर दे पाओगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देख लो, हिंदी वाले बच्चे आप आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट इज 4.1 डैश टैग क्रिएट्स अ नंबर और ऑर्डर लिस्ट। किस टैग का इस्तेमाल करके आप नंबर और ऑर्डर लिस्ट को बनाते हो? तो यहाँ पे ओएल टैग, ओएल टैग इज़ यूज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एफ इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 4.2 मेन कंटेनर फॉर TR, TD एंड TH। TR टैग, TD टैग और TH टैग के लिए कौन सा मेन कंटेनर टैग होता है? तो आप सब लोग जानते हो TR का मतलब होता है टेबल रो, TD मीन्स टेबल डेटा, एंड TH मीन्स टेबल हेडिंग। ठीक है, तो आप सब लोग यहाँ पे समझ गए कि ये तीनों टैग्स किसके अंडर आएंगे? आपके टेबल टैग के अंदर, टेबल हेडिंग है ये आपकी। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका टेबल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क्स लाइक। तो टेक्स्ट एरिया टैग का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर्म टैग के अंदर। तो इस पर्टिकुलर टैग के अंदर जो टेक्स्ट होता है ना, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। आपने पढ़ा होगा प्री टैग। प्री टैग के अंदर क्या होता है? जिस तरीके से आप टेक्स्ट लिखते हो, जहाँ आपने फुल स्टॉप लगाया, जहाँ आपने स्पेस दिया है, जहाँ आपने एंटर दिया है, वही सेम तरीके से आपका टेक्स्ट आपको ब्राउज़र पे दिखाई देता है। ठीक है, तो जो भी आप टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखते हो ना टेक्स्ट, वो भी आपको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेस टैग इज़ डिज़ाइंड टू अपीयर ओनली बिटवीन। जो आपका बेस टैग है उसका इस्तेमाल हम करते हैं URL के लिए। ठीक है, बेस URL के लिए। तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ किसी के अंदर ही लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 4.4 का आपका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हेड। हेड टैग के अंदर ही आपका बेस टैग आएगा। ठीक है, अपीयर ओनली बिटवीन द हेड टैग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज इन HTML वी हैव डैश हेडिंग टैग्स फॉर राइटिंग हेडिंग। तो हमारे पास कितने होते हैं हेडिंग टैग्स? हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। देखो यहाँ पे 5 भी दिया हुआ है, यहाँ पे 6 भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? 6। ऑप्शन नंबर H इज करेक्ट। नेक्स्ट, एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ। अब देखो मुझे ना यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मिला ही नहीं, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन हमें ऊपर दिया हुआ था। यहाँ पे देखो MCQ में, देखो ये रहा, एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन इज़ कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट। बट नीचे यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इससे मैच करे, तो इसका मतलब इसका आंसर इस पेपर में था ही नहीं। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए सभी को मार्क्स मिले होंगे, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं बिकॉज इसका कोई भी आंसर इस पर्टिकुलर टेबल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज द टैग विच अलाउज यू टू रेस्ट अदर HTML टैग्स विद इन द डिस्क्रिप्शन इज। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर
जे, कैप्शन टैग, ठीक है, कैप्शन टैग का इस्तेमाल हम करते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जे इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4.8, द वर्ड डॉक्यूमेंट, नोड, नोड लिस्ट, एलिमेंट, नोड एक्सेट्रा आर, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट, नोड, नोड लिस्ट, एलिमेंट, नोड, ये सब क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपके यहाँ इंटरफेसेस है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज DTD, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, DTD आर द वेज टू क्रिएट टेम्पलेट फोर्स, ठीक है, मतलब DTDs क्या होते हैं? एक तरीका होता है जिसमें हम टेम्पलेट्स बनाते हैं, किसके लिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? आउट डस टाइप, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आपका 4.10, द माइम टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद, माइम टेक्स्ट फाइल को आप किसके साथ सेव करते हो? तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका जी, HTML एक्सटेंशन, ठीक है, माइम टेक्स्ट फाइल को आप .html के साथ ही सेव करते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी इज़ करेक्ट। और यहाँ पे माइम की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। बेसिकली ये क्या होता है? इसका इस्तेमाल करके आप ईमेल के साथ ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा भी सेंड कर सकते हो, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, PDF फाइल्स, वर्ड डॉक्यूमेंट, उनको भी सेंड कर सकते हो। पहले आप सिर्फ ईमेल में टेक्स्ट भेज सकते थे, लेकिन अब आप बाकी डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर सकते हो, तो वो आपका होता है माइम की हेल्प से। तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, आप याद रखना, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर फाइल को हम सेव करते हैं .html एक्सटेंशन के साथ। तो यहाँ पे हमने आपके सारे क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के थे उन्हें कवर अप कर लिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट, इसके मैंने सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 क्लास मिलेगी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की M2 R5 के लिए, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन डिटेल मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, आप वहाँ से इन्हें एक्सेस कर लेना। मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक बार दिखा दूंगी कैसे आपको ये वाली वीडियोस देखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे M2 R4 के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे M2 R4 के साथ और बात करेंगे यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 की, दैट इज़ MCQ में 1.1, स्पाइडर इज़ अ, देखो स्पाइडर क्या होता है? अ प्रोग्राम दैट क्रॉल्स अराउंड द वेब एंड स्टोर पेजेस इन अ सर्च इंजन्स। नेक्स्ट इज हैकिंग सॉफ्टवेयर दैट स्प्रेड्स वायरली, सॉफ्टवेयर दैट एग्जामिन्स नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज, एंड लास्ट इज अ प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लार्ज फाइल्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो आपके जो स्पाइडर है वो बेसिकली होते हैं वेब क्रॉलर। क्या होते हैं स्पाइडर? आपके वेब क्रॉलर्स कहते हैं इन्हें। इनका मेन काम क्या होता है कि ये आपके सर्च इंजन के इंडेक्स के लिए क्या करते हैं? एंट्रीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है? ये आपके सर्च इंजन के इंडेक्स के लिए एंट्रीज क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एक प्रोग्राम होते हैं जो कि क्रॉल करते हैं अराउंड द वेब पेजेस और स्टोर करते हैं उन वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन को आपके सर्च इंजन के इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइडर इज़ अ वेब क्रॉलर और यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.2, वेब पेजेस आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग, वेब पेजेस को यूनिकली डिफाइन करते हैं यूजिंग URL। आप जानते हो हर एक वेब पेज का क्या होता है? एक URL होता है जिससे आप उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन द इंटरनेट। एंड URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट इज 1.3, द ओनरशिप राइट्स एज रिलेटेड टू कंटेंट ऑन द वेब आर गवर्नड अंडर। देखो अगर आपने कोई कंटेंट पब्लिश करा है वेब पे तो आप उसकी ओनरशिप रखते हो ना, कि भाई वो आपने कंटेंट क्रिएट किया है, आप उसके ओनर हो। तो ये सारे जो राइट्स होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? कॉपीराइट लॉ के अंदर आते हैं,
पेटेंट लॉ के अंडर आते हैं, डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंडर आते हैं, या फिर प्राइवेसी लॉ के अंदर आते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा कॉपीराइट लॉ के अंदर। मतलब जो भी कंटेंट आपने पब्लिश किया है वेब पे, उस पे आपका कॉपीराइट है, उसे कोई और आपकी परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.4, XML क्या है? सुपर सेट ऑफ HTML? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। HTML और XML अलग अलग चीज़ें होती है। HTML को रिप्लेस करने के लिए XML को नहीं लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक बात है। पार्ट ऑफ DHTML, इसमें D का मतलब पूछते हैं कई बार, क्या होता है? डायनामिक। याद कर लेना, DHTML में D मतलब डायनामिक होता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन लैंग्वेज, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.5 की। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है अ कुकी इज, कुकी क्या होती है? एन एडवर्टाइजमेंट डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज? नो, कुकी कोई ऐड होती है जो वेब पेज पे चलती है, ऐसा नहीं होता है। अ प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स वेबसाइट विजिट्स, ऐसा भी नहीं होता। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय वेब सर्वर ऑन द क्लाइंट सिस्टम, या फिर अ टेक्नोलॉजी टू स्टोर पासवर्ड ऑन द क्लाइंट सिस्टम? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखो, अगर आपको बताऊँ कुकी के बारे में, तो देखो कुकी एक, मान लो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपका वेब सर्वर स्टोर करता है आपके क्लाइंट कंप्यूटर पे। अगर मान लो आपने कोई वेबसाइट को लॉगिन किया, उस पर आपने कुछ चीज़ें सर्च करी है, ठीक है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपकी यूज़र आईडी, पासवर्ड, उसको सेव कर लिया जाता है आपके सिस्टम पे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप विज़िट करो तो आपको वो वेबसाइट्स पहचान ले कि आप पहले भी यहाँ विज़िट कर चुके हो। ठीक है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी प्रेफरेंसेस को सर्च करने के लिए आसानी मिलेगी। फिर उसको आप देखते भी हो, जब आप कभी गूगल पे, अमेज़न पे कुछ सर्च करते हो, जैसे आपने कोई भी आइटम सर्च किया, ठीक है, और आपने उसको देखा और उसके बाद बंद कर दिया, लिया नहीं आपने उसको, अब क्या होगा? अगर आपने ले भी लिया तो क्या होता है? ले लिया मान लो आपने, तो नेक्स्ट टाइम ना कुछ दिनों बाद आपको वही सेम एडवर्टाइजमेंट मिलेगी फेसबुक पे, वही ऐड मिलेगी आपको गूगल में, जो होता है ना कि भाई आपको रिकमेंडेशन मिलती है, वहाँ मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कुकी सेव हो जाती है, कि वो आपकी प्रेफरेंसेस को सेव करती है, तो इसलिए कुकी आपकी इम्पॉर्टेंट होती है। जो कि मतलब बेसिकली ये मान लो कि वेब सर्वर जो होते हैं ना, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को आपके क्लाइंट पे, आपके ब्राउज़र पे सेव कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज कुकी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इज SSL क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ब्राउज़र है, सिक्योर कनेक्शन, या फिर ऑथरिंग टूल? तो यहाँ पे SSL क्या है आपका? सिक्योर कनेक्शन। और इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, इस लेयर को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं HTTP के साथ, तो बनता है HTTPS। ठीक है, सिक्योर प्रोटोकॉल HTTPS। ये जो S है ना, ये आपका SSL लेयर की वजह से ही ऐड हुआ है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.7, द HTML टैग्स दैट क्रिएट अ टेबल हेडर। टेबल हेडर के लिए कौन सा HTML टैग है? हेड, T-top, TH, या फिर TD? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टेबल हेडर के लिए हम यूज़ करते हैं TH टैग को। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.8 क्वेश्चन, अ मॉडेम इज़ नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू। अगर आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हो इनमें से किसी ऑप्शन के साथ, तो कब आपको मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? वाईफाई के साथ? ये तो बिल्कुल गलत है, वाईफाई के साथ तो मॉडेम चाहिए होता है। नेक्स्ट इज लैन के साथ, केबल के साथ, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लैन के साथ। जब लोकल एरिया नेटवर्क ईथरनेट के साथ आप नेट को एक्सेस करते हो, तो वहाँ पे आपको मॉडेम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.9, अ सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम इज टर्म्ड एज। एक सॉफ्टवेयर जो आपके एक्सटर्नल एक्सेस को प्रिवेंट कराता है आपके सिस्टम के लिए, उसे क्या बोलते हैं? गेटवे, फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, या फिर एंटीवायरस? तो उसे क्या बोलते हैं? आपका फायरवॉल। ठीक है, इससे आप एक्सटर्नल एक्सेस से बच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.10, ऑन इंटरनेट विच वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड? तो देखो, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो ही वर्जन है, IPv4, IPv6। सबसे पॉपुलर क्या है? IPv4 है, और यहाँ पे ये 32 बिट्स का होता है, और IPv6 आपका 128 बिट्स का होता है। क्लियर?
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स की। 2.1 देखते हैं। ईमेल इज लिमिटेड टू टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस। ईमेल में सिर्फ आप टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस को ही सेंड कर सकते हो, तो क्या ये ऐसा मैंडेटरी है? नो, यहाँ पे ये फॉल्स है। मैंने आपको अभी बताया था माइम के बारे में, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसका इस्तेमाल करके आप ईमेल के थ्रू और भी डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हो, अटैचमेंट सेंड कर सकते हो, इमेज सेंड कर सकते हो, ठीक है। आप कोई वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल को भी सेंड कर सकते हो, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ SMTP। SMTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? 25, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2.3 कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल आर टाइप ऑफ वायरलेस मीडिया। कोएक्सियल केबल और आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, ये आपकी वायरलेस मीडिया है, तो ये क्या है? आपकी फॉल्स स्टेटमेंट। ये वायरलेस नहीं है, ये वायर्ड है। क्या है ये? वायर्ड। और इन्हें एक चीज़ और बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं गाइडेड मीडिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? गाइडेड मीडिया। और एक और केबल यहाँ पे आएगी, दैट इज़ आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल। तो 3 आपकी केबल है जो आपकी यूज़ होती है फॉर द गाइडेड मीडिया, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें कि ऑप्टिकल फाइबर सबसे फास्टेस्ट होती है। नेक्स्ट इज देयर आर नो कोलिजन्स इन द फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में कोई भी कोलिजन नहीं होते हैं, तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। फुल डुप्लेक्स मोड एक वो मोड होता है जिसके अंदर सेंडर और रिसीवर एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। मोड्स 3 टाइप के होते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड जिसे आप हाफ डुप्लेक्स भी कहते हो, और एक सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिजन्स के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं आपके, कहाँ पे? फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स ऑन द वेब सर्वर। जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, तो ये क्या है? फॉल्स है। जावास्क्रिप्ट आपकी एग्जीक्यूट होती है वेब क्लाइंट पे, मतलब ब्राउज़र पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज 2.6 IMAP इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी क्या है? फॉल्स। IMAP क्या है? ये आपका प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल करके आप ईमेल को रिट्रीव करते हो, मतलब रिसीव करते हो। सेंड करने के लिए SMTP और रिसीव करने के लिए IMAP और POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे IMAP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज TCP प्रोवाइड्स पैकेट लेवल रिलायबिलिटी। बिल्कुल ठीक बात है। TCP और UDP आपके 2 आपके प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर के, किसकी? OSI मॉडल की, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर? यहाँ पे आपको जो TCP है ना, वो आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और अगर बात करो UDP की, तो इसमें कोई भी रिलायबिलिटी नहीं होती है, ये क्या है? आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज HTTP यूजेस TCP एंड DNS यूजेस UDP। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, और DNS डोमेन नेम सिस्टम ये आपका यूज़ करता है UDP का, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डेटाग्राम, इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ठीक है। डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये भी क्या है? ट्रू है, ठीक है। 2.8 इज ट्रू। नेक्स्ट इज फायरवॉल इज़ यूज टू ब्लॉक द साइट्स ऑन अ लैन। फायरवॉल का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम साइट्स को ब्लॉक कर सके लैन पे, तो ये क्या है? आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ARPANET वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विच नेटवर्क। तो ये क्या है? आपका ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज ARPANET आपका सबसे पहला नेटवर्क है जिसे यूज़ किया था किसने? USA के डिफेंस ने, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए। तो ये क्या है? आपका इंटरनेट से भी पहले आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ARPANET की फुल फॉर्म मैंने बहुत बार पढ़ाई है, आपको आई होप आती होगी, ठीक है। अगर आपको आती है तो कमेंट में आप उसको लिख के बताना ताकि आपको रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, वो आपका मैचिंग। देखते हैं यहाँ पे 3rd क्वेश्चन में क्या है। देखो 3.1 an application that is downloaded from the web page and executed by the web browser। एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि डाउनलोड होती है वेब पेज से और एग्जीक्यूट होती है आपके ब्राउज़र पे, उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D एप्लेट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज
अ टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउज़र, एक ऐसा वेब ब्राउज़र जो सिर्फ टेक्स्ट पे काम करता है, वो है आपका लाइनक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर एफ इज़ करेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज़ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, तो कौन सा प्रोटोकॉल आपका कनेक्शन लेस होता है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में, यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यूडीपी। यूडीपी इज़ अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज़ द इंटरनेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मीन्स दैट यू आर वर्किंग थ्रू अ सिक्योर वेब कनेक्शन। किस इंटरनेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आप सिक्योर वेब कनेक्शन पे हो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी, HTTPS। अभी हम डिस्कस करके आए हैं इसको ऊपर ही। नेक्स्ट इज ईमेल एड्रेस मस्ट हैव, ईमेल एड्रेस में क्या होना चाहिए? आपका @ का साइन, ऑप्शन नंबर एच इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 3.6 ईथरनेट टेक्नोलॉजी, ईथरनेट टेक्नोलॉजी में से कौन सी है? तो वो आपके ऑप्शन नंबर सी है, CSMA/CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल, जो प्रोग्राम कोड फ्रीली अवेलेबल होते हैं उन्हें बोलते हैं ओपन सोर्स। और अगर एग्जांपल की बात करूँ ओपन सोर्स की, तो वो है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज़ थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल, OSI मॉडल की थर्ड लेयर कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ लेंथ ऑफ IPv4, IPv4 की लेंथ कितनी होती है? 64 या फिर 32? तो आंसर इज 32 बिट, एल इज करेक्ट। नेक्स्ट मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट, मैक्सिमम कितना आपका डेटा का ट्रांसफ़र रेट है? दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शन नंबर एम, बैंडविड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब देखो यहाँ पे आपसे OSI मॉडल्स की लेयर पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आप मैं लिख देती हूँ आपके लिए। सबसे फर्स्ट होती है आपकी फिजिकल लेयर, टोटल OSI मॉडल में होती है 7 लेयर्स। ठीक है, फिजिकल लेयर। सेकंड पे आपकी होती है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। आपसे इनके नंबर पूछेंगे। देखो यहाँ पूछा है थर्ड कौन सी है, यहाँ आपसे पूछा है थर्ड कौन सी है, थर्ड लेयर। तो आपसे फर्स्ट सेकंड भी पूछ सकते हैं ना। थर्ड इज़ नेटवर्क लेयर, तो आपको इनका ऑर्डर याद करना पड़ेगा। मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इसका ऑर्डर आराम से याद कर पाओगे। ठीक है, फोर्थ लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर इज आपकी सेशन लेयर, सिक्स्थ लेयर इज प्रेजेंटेशन लेयर। इन लेयर्स के नंबर याद करने हैं ध्यान से। ठीक है, एंड लास्ट सेवेंथ लेयर सबसे जो ऊपर होती है वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर और सबसे नीचे आपकी होती है फिजिकल लेयर। ठीक है, इस तरीके से आपके लेयर्स के नंबर है। तो अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ जिससे आप इनके नंबर्स को याद कर पाओगे। यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ पहले। देखो आज थोड़ा साफ साफ लिखते हो ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ लिखते हैं आज, आज, फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ए फॉर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो अगर आपको ऑर्डर याद करना है। और इसका नंबर है सेवेंथ लेयर। ठीक है, तो नीचे आएंगे आप 7, 6, 5 इस तरीके से। फिर मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, पी मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ये नंबर 6 पे है। से मतलब एस मतलब सेशन लेयर, यहाँ पे ये ओ आएगा। ये नंबर 5 पे है। नेक्स्ट इज टी, टेस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 4 पे। नहीं मतलब एन, नेटवर्क लेयर, नंबर 3 पे, जो आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन में, नेटवर्क लेयर नंबर 3 पे। देना मतलब डेटा लिंक लेयर,
डेटा लिंक लेयर नंबर 2 पे, और P मतलब पड़ेगा, मतलब फिजिकल लेयर। इस तरीके से आप इनके ऑर्डर्स को अच्छे से याद कर सकते हो और यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर डेफिनेटली सिक्योर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से आप इनके नंबर याद कर पाओगे लेयर वाइज। ऐसे क्वेश्चन देखो आपको पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी है तो अभी जल्दी जाओ और लाइक करो। ठीक है, लाइक कर दो और शेयर करो फटाक से। सब्सक्राइब भी कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। अब देखो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4.1 प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा इनटू अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्म इज नोन एज। अगर हम डेटा को अनरिकॉग्नाइजेबल फॉर्म, मतलब ऐसी फॉर्म जिसे कोई और रीड ना कर पाए, उसमें कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंक्रिप्शन करना, मतलब कूट भाषा में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज, और अगर आपको इसको वापस से चेंज करके उस डेटा में कन्वर्ट करना हो तो उसे बोलेंगे डिक्रिप्शन करना। क्या बोलेंगे? डिक्रिप्शन करना। नेक्स्ट इज वेब सर्वर रिक्वायर्स डैश एड्रेस टू कनेक्ट टू इंटरनेट। वेब सर्वर किस एड्रेस को रिक्वायर करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए? तो वो करते हैं आपके किसके? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर एफ इज़ करेक्ट, आईपी एड्रेस। ठीक है, एफ इज़ करेक्ट, आईपी एड्रेस नहीं होता है आपको। नेक्स्ट इज फेमस इंटरनेट फ़ोन सर्विस कौन सी है? फेमस इंटरनेट फ़ोन सर्विस, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर एम, चैट। नेक्स्ट इज कंट्रोल कनेक्शन एंड डेटा कनेक्शन। देखो कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन दो टाइप के कनेक्शन होते हैं आपके FTP में, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। नेक्स्ट इज कंप्यूटर क्राइम इज़ नोन एज। कंप्यूटर क्राइम को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम बोलते हैं हाईजैकिंग या फिर हैकिंग। तो हाईजैकिंग कोई कंप्यूटर क्राइम नहीं है, हैकिंग इज़ अ कंप्यूटर क्राइम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज इन रिमोट लॉगिन, मतलब रिमोट मतलब किसी और जगह पे होके अगर आप लॉगिन करते हो, ठीक है, रिमोटली कहीं से भी, तो दैट इज़ यूज्ड टू एक्सेस डिस्टेंट सर्विस। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा 4.6 का ऑप्शन नंबर जे, दैट इज़ आपका टेलनेट। ठीक है, तो टेलनेट आपका रिमोट लॉगिन के लिए हेल्प करता है, मतलब आप कहीं पर भी अवेलेबल हो, टेलनेट का इस्तेमाल करके आप अपने सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4.7 द पोर्शन ऑफ द IP एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क। IP एड्रेस में देखो दो पोर्शन होते हैं। ये आपका IP एड्रेस है 32 बिट्स का, 32 बिट्स का IP एड्रेस होता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसके अंदर दो होते हैं पार्टीशन। फर्स्ट इज नेटवर्क एड्रेस, इसमें नेटवर्क के लिए बिट होती है, नेटवर्क बिट्स, जिन्हें हम बोलते हैं नेट आईडी। क्या बोलते हैं? नेट आईडी, वो बिट्स जो आपके नेटवर्क्स को दिखाती है। यहाँ पे IPv4 में आपका जो IP एड्रेस है वो 32 बिट्स का होता है, जिसके अंदर अलग अलग क्लास है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास C, क्लास C, 5 क्लास होती है यहाँ पे IP एड्रेस की। तो इसके लिए यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क की IDs डिसाइडेड है। और एक आपकी होती है होस्ट IDs, होस्ट एड्रेस होता है। तो IP एड्रेस के अंदर दो चीज़ें होती है, होस्ट ID और नेटवर्क ID, तो इसे बोलते हैं होस्ट ID। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है IP एड्रेस का वो पोर्शन जो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है उसे बोलते हैं नेट ID। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका C इज़ करेक्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज JSP इज़ डैश साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। JSP की फुल फॉर्म क्या होती है पहले ये समझ लो, जावा सर्वर पेजेस। ठीक है, जावा सर्वर पेजेस आपकी होती है कौन सी? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उस तरीके से JSP आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और इसका इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, डायनेमिक वेब पेजेस के लिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 4.8 क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर H, सर्वर। ओके, यहाँ पे R भी आएगा, H। अब नेक्स्ट इज 4.9
डैश इज़ यूजिंग इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। इंडेक्सिंग मैकेनिज्म को कौन यूज़ करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर के इस सर्च इंजन करेक्ट होता है। देखो, सर्च इंजन आपकी इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करता है। आप जब भी कुछ सर्च करते हो तो आप कुछ कीवर्ड्स लिखते हो, उन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपके इंडेक्सेस बनते हैं और उनको मैच करने के बाद सर्च रिजल्ट्स आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं आपके सर्च इंजन। तो ऑप्शन नंबर के इज़ करेक्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज लास्ट है आपका 4.10, अ स्टोरेज रिपोजिटरी फॉर सॉफ्टवेयर डेटा और अदर मटेरियल्स टू बी सेव्ड एंड प्रिजर्व्ड। एक स्टोरेज की रिपोजिटरी जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेटा अदर मटेरियल्स आप स्टोर करते हो और वो प्रिजर्व रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आर्काइव। क्या बोलते हैं? आर्काइव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एल इज़ करेक्ट। क्लियर हो गया? अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर आपने कोई और आंसर पहले लगाया था तो आप उसका आंसर मुझे बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को डेफिनेटली कंसीडर कर लूँगी। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे नीचे क्या है आपके सामने है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली कर पाएंगे। मेरी वीडियोस में आपको इनमें से काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। और अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं क्या? आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब एक चीज़ और, मुझे आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर भी लिखवाने हैं, क्योंकि पोर्ट नंबर अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है। इस एग्ज़ाम में भी आपसे पोर्ट नंबर पूछा गया था SMTP का। तो पोर्ट नंबर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मिनट, पोर्ट नंबर लिख रहे हैं हम। कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पोर्ट नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। FTP का जो पोर्ट नंबर है वो 2 होते हैं, 20 और 21। ठीक है। 20 आपका होता है डेटा कनेक्शन के लिए, डेटा के लिए, और 21 होता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए, कंट्रोल के लिए। ठीक है। 1 मिनट, ये कंट्रोल के लिए होता है। क्लियर हो गया? इसके 2 पोर्ट होते हैं, ये आपके पोर्ट है सारे, पोर्ट नंबर। नेक्स्ट इज आपका होता है, आप ले लो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका होता है आपका 80 पोर्ट नंबर। नेक्स्ट इज HTTPS, इसका होता है आपका 443। ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं POP3। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के ही पोर्ट नंबर कर रहे हैं। POP3 का होता है 110। नेक्स्ट इज DNS, इसका होता है 53। ठीक है। नेक्स्ट इज टेलनेट का भी कर लेते हैं, इसका होता है आपका 23। नेक्स्ट इज SMTP, जो आपका एग्जाम में आया था, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका होता है क्या? 25। ठीक है। नेक्स्ट इज DHCP कर लेते हैं, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका होता है आपका 67। एक और कर लेते हैं IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका होता है आपका पोर्ट नंबर 143। और एक आखिरी कर लेते हैं SSH सिक्योर शेल, ये क्या होता है? सिक्योर शेल, इसका होता है आपका 22। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कर लिए हैं? पोर्ट नंबर्स डिस्कस कर लिए हैं। 443 है ये। ठीक है। तो यहाँ पे इसे अगर आप याद कर लेते हो तो इतना आपके लिए सफिशेंट हो जाएगा। यहाँ से आपका 1 नंबर आ सकता है, 1 नंबर यहाँ से एक्सपेक्टेड है। ठीक है। सो अब सबको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ पे हमारी ये क्लास होती है ओवर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो O लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। ठीक है। आगे आने वाले मॉड्यूल्स की क्लासेस के लिए। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है। तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं और आप सभी को एंड में ऑल द बेस्ट। आपको अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं लेनी। और अगर आपको लगता है कि अभी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हो तो आप कर लीजिएगा। ठीक है।
और जो भी स्टूडेंट्स हमारे M2R5 वाले हैं उनके लिए मैंने मैराथन क्लास ली थी, उसे आप ज़रूर से लेके जाना। और डिस्क्रिप्टिव जनवरी 2021 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लास है मॉड्यूल कोड M2R5 के लिए जो आपको ज़रूर से लेके जानी है, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी ये क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे O लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पे आपको वीडियोस के अंदर वो सारी वीडियोस दिखाई देंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे मैराथन क्लास ये रही M2R5 के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs पूरी सीरीज़ है ये, और इसमें सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपकी अच्छी क्लास है। इसके साथ साथ आप कर सकते हो क्या, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तैयारी जो कि आपके जनवरी 2021 में आए थे। तो यहाँ पे 2 पार्ट है, उसके पार्ट 1 ये रहा M2R5 के लिए। तो यहाँ पे M2R5 के लिए पार्ट 1 यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं और इसके आंसर्स यहाँ पे आपको करके बताए हैं किस तरीके से आपको आंसर लिख के आने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद इसका पार्ट 2 है वो ऊपर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस पार्ट 2 में मैंने आपको फिर से जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको पढ़ाया है इस पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये दोनों ही क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप आराम से इन क्लासेस को ले सकते हैं, ठीक है। तो कल एग्ज़ाम देने के पहले आप ये दोनों क्लासेस ज़रूर से देख के जाना, प्लस मैराथन क्लास, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एंड में ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू सो मच।